वो एक अनाथालय था, शोरगुल वाले बच्चों से भरा हुआ, उत्सव से भरा हुआ। उस आश्रम परिसर में अनामिका एक बेंच पर बैठी हुई थी और वो रोए जा रही थी, जबकि रमेश उसके बगल में बैठा हुआ था और बस उसे देखे जा रहा था। क्योंकि हमारे संतान नहीं है, मैं तुम्हें इस वजह से खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, बस इतना कह रही हूँ कि माँ पिताजी को इस बारे में कहना था। गोद लेने के बाद भी तो बता सकते हैं। और अगर उन्हें ले जाने के बाद यहाँ से वो स्वीकार करने से इनकार कर देते तो क्या उन्हें वापस रखे जाओगे? देखो अनामिका, मेरी माँ मेरी खुशी के लिए सब सहेगी, सब बर्दाश्त करेगी, वो कभी इनकार नहीं करेगी। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो बस इतना ही चाहती है कि हमारे साथ मिल के रहना। मैं पिताजी के बारे में नहीं कह रही हूँ। माँ के बारे में तुम मत सोचो अनामिका। चलो अंदर चलते हैं, 2 बच्चे पसंद करके हम उन्हें अपने साथ घर ले चलते हैं। दोनों ही लड़के या फिर दोनों ही लड़कियाँ? मेरे ख्याल से एक लड़का और एक लड़की। इसका मतलब है हमारा एक बेटा होगा और एक बेटी होगी। हाँ अनामिका, भले ही हमने उन्हें पैदा ना किया हो, पर माता पिता बनके हम उन्हें बड़ा करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना? रमेश की बातें सुनकर आंसू पोंछकर अनामिका अंदर जाती है। उधर शारदा और प्रसाद दुर्गा माँ के मंदिर गए हुए थे। देवी को देखकर वहाँ पे वो प्रणाम करते हैं। पंडित जी वहाँ पे मंत्र पढ़ते हैं और कपूर जला के देवी की आरती भी करते हैं। फिर वो आरती उनके पास ले आते हैं। आरती लेने के बाद वो पंडित जी को नारियल फूल चढ़ाने के लिए दे देते हैं और मंदिर प्रांगण में बाहर बेंच पे आके बैठते हैं। अब बताइए तो, पिछले 2 दिनों से आप मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बात है वो? असल में नाती और पोती के बारे में शारदा। क्या नाती पोती की बातें कर रहे हैं? हमारी बहू अनामिका बांझ है, वो कभी जन्म नहीं दे सकती, इसीलिए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। बेटा तैयार नहीं होगा शारदा। कैसे भी उसे राजी करानी होगी, फिर आपको नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। बेटा बहू से बहुत प्यार करता है, वो उसे खोना नहीं चाहता, ना ही उसे वो कभी छोड़ेगा। इसीलिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। अनाथ आश्रम से बच्चे लाके पालने की? हाँ शारदा। मैं कभी राजी नहीं होंगी। एक तो बांझ बहू, ऊपर से दूसरे खून के बच्चे मेरे आसपास घूमेंगे तो मैं सुखी नहीं रहूंगी। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। प्रसाद भी बिना कुछ कहे हुए चुपचाप आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। शारदा भी आके गाड़ी में बैठती है। फिर प्रसाद गाड़ी चलाने लगते हैं। उधर अनाथ आश्रम चलाने वाली सुजाता रमेश और अनामिका के पास आकर कहती है, बताइए सर, आपने क्या फैसला लिया? हमें एक लड़का और एक लड़की चाहिए, ऐसा कुछ है तो हमें दिखाइए। हाँ मैडम, ऐसे बच्चे तो हमारे पास है, लड़का 7 साल का और लड़की 5 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह कहने पे सुजाता उन्हें बच्चों के कमरे में ले आती है। वहाँ बास्केट में टूटे मूटे खिलौने रखे हुए थे। भव्या उन खिलौनों को अपने भाई हरीश को दिखा के खेल रही थी। सुजाता बच्चों को दिखाती है। रमेश और अनामिका को बच्चे पसंद आते हैं। फिर सारे फॉर्मेलिटीज खत्म करके वो बच्चों को गाड़ी में बैठा के साथ लेके चले जाते हैं। आधे घंटे बाद रमेश अपनी गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के सामने रोकता है। बच्चों को साथ लेके अनामिका और रमेश शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं। बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदते हैं। देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आइसक्रीम पार्लर जाके वो सभी लोग मजे से आइसक्रीम खाते हैं। इस तरह पूरा दिन वो बच्चों के साथ मजे से समय बिताते हैं और फिर शाम तक वो घर लौट आते हैं। बैलून्स लेके रमेश, अनामिका, बच्चे सभी घर लौट आते हैं। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है, पर प्रसाद पूरा मामला समझ जाते हैं। शारदा, अगर इस तरह बेटा बहू माँ पिताजी बने हैं तो हमें भी तो खुश होना चाहिए। हाँ माँ, भूल जाओ अब कि हमारे बच्चे नहीं है। ये हमारा बेटा हरीश और ये भव्या, 2 पोता पोती। अब इनके साथ खुश रहा करो माँ। ये सुनकर शारदा गुस्से को अलग हटाकर मुस्कुराहट के साथ कहने लगती है, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा। अगर तुम इन बच्चों के साथ खुश हो तो उसमें हमारी भी खुशी है। इस तरह से कहकर बच्चों को साथ लेकर अपने कमरे में चले जाती है शारदा। रमेश अनामिका को साथ लेकर कमरे में चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रमेश जब सामने होता था तो शारदा बच्चों के साथ बड़े प्यार से बात करती थी और नहीं तो बहुत नाराज होती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। शारदा बेंच पे बैठ के फोन पे बातें कर रही थी और बच्चे सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए बातें कर रहे थे। बहन,
एनिमल चैनल हम देखें? नहीं, कार्टून चैनल देखना है। अरे नहीं नहीं, कार्टून बहुत बोरिंग होता है। पर एनिमल चैनल तो बहुत डरावनी लगती है। इस तरह कहकर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। हल्ला गुल्ला सुन के शारदा गुस्से से हॉल में आती है और बच्चों को खींचते हुए बारिश में ले जाकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बारिश में भीगते हुए बच्चे माँ माँ कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुन के अनामिका भागते हुए बाहर आती है। भव्या बाढ़ के पानी के बहाव में बहने ही वाली थी। उसे जल्दी से आके अनामिका पकड़ लेती है और खींच के बगीचे के बेंच में लाके बैठाती है। तभी शारदा अनामिका को एक लात मारती है। तुम और तुम्हारे बच्चे अंदर मत आना, यहीं मरो। इस तरह कहकर शारदा दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और अनामिका बच्चों को साथ लेके घर के बाहर ही खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद रमेश गाड़ी लेके घर पहुंचता है। रमेश को पूरी बात बच्चों से पता चलता है। रमेश घर के अंदर जाता है। घर पे रमेश को देखकर शारदा अब घबरा जाती है। बेटा तुम कब आए? अनामिका बच्चों को लेकर बाहर गई है, तुम घर पे हो नहीं बताई। इससे पहले और कुछ कहती रमेश कहने लगता है, इतने दिनों से बच्चे अनामिका ने कि तुम उन्हें डांटते रहती हो, मारपीट करती हो, पर मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुमने अनामिका जो बच्ची को पकड़ी हुई थी उसको अपने पैरों से लात मारी। नहीं बेटा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इनमें तो हमारा खून भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है। अमीर घरों में रहकर हमारे नाम के साथ अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं? शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश को उसकी माँ की मानसिकता समझ में आ जाती है। क्योंकि अब रमेश को अपने माता पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नया परिवार शुरू करता है और इस तरह बीवी बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। विदेशी बहुरानी अनामिका सोफे पे बैठ के वीडियो कॉल पे अपने पिताजी सुदर्शन से बात कर रही थी। सासू माँ शारदा पूजा कक्षा में घंटी बजा के देवी लक्ष्मी का आरती कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो घंटी रख के आरती लेके सीधा बहू अनामिका के पास आती है। आरती ले लो बहू। डैडी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देती है और लैपटॉप को टेबल पे रख के वो सीधा खड़ी हो जाती है। शारदा आरती अनामिका के सामने ले आती है। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं यहाँ पे एक विदेशी कंपनी भी चलाती हूँ। बहू, चाहे तुम कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पर तुम भारत में विदेशी कंपनी चला रही हो। बेटे की पत्नी और मेरी बहू हो, तुम्हें सब कुछ नियम कानून आचार विचार जानना जरूरी है ना। सॉरी माँ जी, मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं है। जबरदस्ती मत कीजिए। आपको भरोसा है, आप पूजा कीजिए ना। इस तरह कहकर लैपटॉप लेके वहाँ से वो चली जाती है। शारदा आरती लेकर वो मनी मन सोचती है, अनामिका विदेश से आई है, हमारे घर की बहू बनी 1 साल हो भी गया। आज तक ना कभी वो सुबह उठी और ना कभी रंगोली बनाई, कभी दिया तक नहीं जलाई। कहने पे भी कभी वो सुनी नहीं। कुछ कहो तो कहती है पढ़ी लिखी है वो, ये सब मानती नहीं, कहकर चली जाती है। दुखी होकर शारदा पूजा कक्षा में चली जाती है। वहाँ पे आरती रख के वो देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के कहती है, माँ देवी लक्ष्मी, आप सभी की रक्षा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करके वहाँ से चली जाती है। दोपहर का वक्त था। रमेश ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था और फोन पे बातें कर रहा था। ऐसी बात नहीं है सर, हमारे बीच में जब बात हो चुकी है तो टाइम पे जरूर काम हो जाएगा, आप बस देखते रहिए। इस तरह बात करते करते वो चेयर से उठ के ऑफिस के खिड़की की तरफ जाता है। अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और चेयर पे जहाँ रमेश बैठा हुआ था एग्जैक्टली वहीं पे आके गिरता है। अगर बदकिस्मती से रमेश वहाँ बैठा होता तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगती। बस किस्मत अच्छी थी, इसलिए उस दुर्घटना से वो बच गया। रमेश फोन काटकर बस आश्चर्य होकर उस पंखे को देखने लगता है। क्योंकि पंखा गिरने पे जोरों की आवाज हुई थी, इसीलिए ऑफिस बॉय दिनेश भागते हुए कैबिन की तरफ आता है। आकर देखा पंखा गिरा हुआ है। सर, ये कैसे हो गया? शॉर्ट सर्किट हुआ था दिनेश, तुम ये सब साफ कर दो। हाँ, अभी कर देता हूँ सर। ये कहकर दिनेश वो पंखा लेकर वहाँ से चला जाता है। रमेश फिर से काम के बारे में सोचने लगता है। फिर एक दिन शारदा विदेशी बहू अनामिका को लेकर मंदिर जाती है। मंदिर के पास पहुँच के अनामिका गाड़ी रोकती है। शारदा गाड़ी से उतर आती है, पर अनामिका गाड़ी में ही बैठी रहती है। गाड़ी से उतर आओ बहू, मंदिर के पास आके बिना दर्शन किए हुए नहीं जाते हैं, अशुभ होता है। माँ जी, आपने कहा आपके साथ आने के लिए, इसीलिए आई। ये मंदिर है ना,
आपको बहुत साथी मिल जाएंगे। अपना काम करके आप जल्दी से लौट आइए, मैं यहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। वो बात नहीं है बहू। परेशान मत कीजिए माँ जी, जाइए। ये सुनकर शारदा बिना जवाब दिए हुए गाड़ी से उतर के मंदिर की तरफ जाने लगती है। देवी माँ को देखकर वो प्रणाम करती है। उधर अनामिका गाड़ी में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही होती है। उधर रमेश काम के कुछ तनाव में गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से सिग्नल लग जाती है। रमेश ध्यान नहीं देता और गाड़ी चलाने लगता है। तभी एक बुजुर्ग महिला सिग्नल से होकर पैदल चली जा रही थी। रमेश अचानक से ब्रेक लगाता है। चूँकि गाड़ी बहुत तेज गति में थी, इसीलिए कंट्रोल नहीं हो पाता और फुटपाथ में एक पेड़ से जाके टकराता है। रमेश की गाड़ी का शीशा चूर चूर हो जाता है और रमेश जमीन पे गिर जाता है। तेज चोट लगने की वजह से बहुत खून बहने लगता है। तभी उसी सड़क से जा रहा दिनेश रमेश को उस हालत में जमीन पे पड़े हुए देखता है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाता है। एम्बुलेंस के साथ साथ वो रमेश का फोन लेके तुरंत अनामिका को फोन लगाता है। हेलो अनामिका मैडम, सर का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही गाड़ी में बैठी विदेशी बहुरानी अनामिका आश्चर्य हो जाती है। मैडम, हम सर को कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं पे आ जाइए। हेलो, राम कैसे है? अच्छा ठीक है, आप ले जाइए, मैं वहीं पे आती हूँ। फिर वो फोन रख देती है। शारदा गाड़ी के पास आती है। अनामिका के मुंह से पूरी बात सुन के वो बहुत घबरा जाती है। वो गाड़ी में बैठती है। अनामिका 15 मिनट के अंदर तेजी से गाड़ी चला के सीधा कृष्णा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अनामिका शारदा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत परेशान थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं। हमसे जितना बन पड़ा हमने कोशिश की, पर पेशेंट कोमा में चला गया है। अब सब कुछ ईश्वर की मर्जी। ये कहकर वो चले जाते हैं। डॉक्टर जब भगवान भरोसे कह देते हैं, ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में आके पिताजी सुदर्शन को फोन लगा के वो पूरी बात बताती है। 3 घंटे के अंदर रमेश को स्पेशल फ्लाइट में बैठाकर वो विदेश लेके चली जाती है। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करते हैं और फिर सॉरी कह के वहाँ से चले जाते हैं। देखो बहू, हो सकता है कि तुम अपने पति के बिना रह लो, पर हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। तुम एक बार वरलक्ष्मी की पूजा करो, देखना माँ लक्ष्मी तुम पे जरूर कृपा करेंगी बेटा। ये सुनकर अनामिका सोच में पड़ गई। शारदा अपना आंसू पोंछी और फिर अनामिका के सामने हाथ जोड़ ली। ठीक है माँ जी, मैं करूँगी। उसकी बातें सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर अस्पताल में रमेश के देखभाल के लिए वो प्रसाद को रख के वो दोनों घर लौट आती हैं। शारदा अपनी विदेशी बहू से वरलक्ष्मी पूजा करवाती है। प्रार्थना कक्षा में अनामिका एक बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी पहनती है। बालों में फूल लगा के पूजा के लिए बैठती है। आरती जलाकर वो लक्ष्मी देवी को दिखाती है। फिर वो तहे दिल से हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करती है। माँ लक्ष्मी, मैं सुबह सुबह नींद से उठ के सर से नहा के ईशान कोण में गोबर से लेप कर मैंने रंगोली दिया। हर तरह से मैंने आपकी पूजा की है। मेरे पति की जान बचा लीजिए। इस तरह विनती करती है। उधर अस्पताल में लेटा हुआ रमेश बिस्तर पे अपनी आंखें खोलता है। पता चलते ही डॉक्टर प्रसाद को खबर देते हैं। प्रसाद जल्दी से ये खुशखबरी शारदा को फोन करके देते हैं। शारदा, हमारा बेटा खतरे से बाहर है, उसने आंखें खोली है। मुझे पता था, ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा है। मैंने विदेशी बहू से माँ की पूजा जो करवाई है। बहुत अच्छा किया शारदा, बहू को लेकर जल्दी तुम अस्पताल आ जाओ। फिर शारदा और अनामिका दोनों अस्पताल आ जाती है। फिर वो कुछ ही दिनों के अंदर रमेश को लेकर घर लौट जाते हैं। अनामिका पूजा करने लगती है और जीवन सुखमय हो जाता है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।